नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हर व्यक्ति सुविधा संपन्न जिंदगी चाहता है, लेकिन हम में से कितने हैं जो अपनी सुविधापूर्ण जिंदगी के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाते हैं, दूसरों की मुश्किलों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही महिला है जो जब बनारस के बुनकरों की मुश्किलों से, उनके जीवन की कटु वास्तविकताओं से रूबरू हुई तो उन्होंने उनके लिए कुछ करने का सोचा और निकल पड़ी एक अनजान राह पर। लेकिन इस राह पर चलते हुए उन्होंने बनारस के कितने ही बुनकरों की जिंदगी संवार दी। यही नहीं बल्कि अपनी विभिन्न पहलों के जरिए वो बनारसी साड़ियों की परंपराओं को सहेजने की दिशा में भी लगातार कार्यरत हैं। हमारी आज की तेजस्विनी को अपने प्रयासों के लिए नारी शक्ति का सम्मान भी मिला। हमारे साथ आज हैं जानी मानी उद्यमी स्मृति मुरारका। बनारस की खूबसूरत साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये विश्व विख्यात हथकरघा कला बदलते वक्त के साथ विलुप्त ना हो जाए, इसी दिशा में प्रयासरत हैं स्मृति मुरारका, जिन्होंने बनारस के बुनकरों की व्यथा देखी, जो बेरोजगारी के चलते हथकरघा छोड़ आय के अन्य जरिए तलाशने को मजबूर हो रहे थे। इनकी सहायता करने और बनारस की हथकरघा कला को संरक्षित करने के लिए आपने बनाई संस्था तंतुवी। व्यापारियों द्वारा बुनकरों के शोषण को देखते हुए बनाया एक ऐसा मॉडल जिसके जरिए न केवल बुनकरों को फिर से काम मिला, बल्कि सम्मानजनक गरिमापूर्ण आय का जरिया भी हासिल हुआ। स्मृति मुरारका ने हथकरघा उद्योग के समक्ष खड़ी चुनौतियों पर ध्यान दिया। इस क्षेत्र का कोई अनुभव न होते हुए भी इस दिशा में प्रयास किया। प्रदर्शनियों के जरिए खरीदारों को उत्पाद से जोड़ने की सफल पहल की और साथ ही हथकरघा कला के प्रति युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की भी कोशिश की। अपने प्रयासों से बनारस की हथकरघा कला को जीवंत करने वाली और इन प्रयासों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित उद्यमी स्मृति मुरारका हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात स्मृति मुरारका जी से। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया। आप जो काम कर रही हैं स्मृति जी, वो काम वाकई बहुत अच्छा है, हमारी परंपराओं को सहेजने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपसे बातचीत की शुरुआत इस सवाल के साथ करना चाहती हूँ कि आपको आपकी जिंदगी में ये एहसास कब हुआ कि आपको दूसरों को सशक्त करने के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि आप तो भरे पूरे परिवार से आती हैं, आपको कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ भी करने की। जी, तो ये आपने सही कहा कि मुझे कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मुझे ये एहसास ज़रूर था कि अगर मैं ईश्वर ने मेरे लिए इतना सब कुछ दिया है, तो मेरे में जो क्षमता है उसको मैं ठीक से उपयोग में लाकर कुछ तो ऐसा करूं ताकि ज़िंदगी का मायने, ज़िंदगी जीने का मतलब ही बदल जाए। और करने को तो बहुत सी चीज़ों का मैंने सोचा, मगर मैं धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मुझे अगर दूसरों को एम्पावर करने की कोई वजह मिल जाए तो शायद मैं इस काम को ठीक से कर पाऊंगी, क्योंकि दूसरों को स्वावलंबी होने में उनको स्वावलंबी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर जब वो वैसा बन जाते हैं तो उसका जो एक सेटिस्फैक्शन है, जो एक आनंद मिलता है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो इन्हीं दिनों मेरा आना जाना बनारस हुआ और वहाँ की व्यथा जब मैंने वीवर्स की देखी तो कुछ जहन में ऐसा लगा कि शायद इनके जीवन में नई उम्मीद लाने की बहुत ज़रूरत है। आप पली बढ़ी कोलकाता में, पढ़ाई आपकी हुई देहरादून में और अब आप मुंबई में रहती हैं। तो इस बीच बनारस से आपका परिचय कैसे हुआ? तो मेरी माँ बनारस में एक इंस्टीट्यूट खोलने के तैयारी कर रही थी। वो इंस्टीट्यूट का नाम है ज्ञान प्रवाह और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडोलॉजी एंड रिलीजन का।
तो जिन दिनों इनकी इंस्टीट्यूट बन रही थी, तो मैं उनसे मिलने या उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बनारस अक्सर आया जाया करती थी। वो दौरान ऐसा था जब बनारस हैंडलूम्स एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि समृद्ध लोग कम से कम उसकी तरफ उम्मीद की नजरों से देखना बंद कर दिए थे। और आप ये भी जानते ही हैं कि बनारस हैंडलूम कोई रोज पहनने की चीज तो है नहीं, बिल्कुल। ये हमारे सिर का ताज है। तो अगर समृद्ध लोग ही इससे मुंह मोड़ लेंगे तो इसके फ्यूचर में क्या रह जाएगा? क्योंकि अगर आर्ट बनाना है, अगर कोई भी चीज को, कोई भी कला को आगे बढ़ाना है, तो समृद्ध लोगों का योगदान पहले भी रहता आया है और आगे भी चाहिए होगा। लेकिन स्मृति जी, जब आप इन बुनकरों से रूबरू हुई तो जी, ऐसी क्या हालात थे इन बुनकरों के, क्या मुश्किलें थी जो आपने देखी, क्या कुछ ऐसा था जो आपके दिल को इस हद तक कचोट गया कि आपने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए? देखिए, बुनकरों का ये हाल था कि उन दिनों बुनकर गृहस्थ के लिए काम करते हैं। गृहस्थ मतलब ट्रेडर, आप एक तरफ से मान लीजिए। और ट्रेडर अल्टीमेट बायर को सामान बेचता है। तो बुनकर अगर गृहस्थ का सामान बिकेगा नहीं तो वो बुनकर को ही अ, और स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा था। और बुनकर को न तो समय पे पैसे मिल रहे थे, न उनको उपयुक्त काम मिल रहा था। और हर जगह उन्हें ये जताया जाता था कि आप अ, कम पेमेंट में काम कर दीजिए। अच्छा। और समय पे पैसे मिलते भी नहीं थे। कई बार ऐसा होता था कि वो अपनी चीजों को गृहस्थ के पास छोड़कर चले जाते थे। महीने 2 महीने बाद लौटते थे तो उनको गृहस्थ वो सामान वापस कर देता था, यह कह के कि ये बिका ही नहीं। तो इस तरह से उनका न तो उनकी रोजी रोटी कमा पा रहे थे, और उनका बहुत मतलब उनको लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जबकि वो आर्टिस्ट हैं। लेकिन आप तो इस लाइन से ही नहीं थी ना स्मृति जी, तो आपको बिल्कुल ये नहीं। एहसास कैसे हुआ कि आप कुछ कर सकती हैं इनके लिए, या फिर आपने इसको एक सोशल कॉज की तरह ही शुरू किया? ये मैं कहूंगी कि ये कोई ऊपर वाले की प्लानिंग होगी कि मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट भी हूँ और पेंटिंग भी करती थी शौक से। तो शायद मुझे लगा कि और मैं हैंडलूम को बहुत पसंद करके पहनती भी थी, पहनती हूँ। तो मुझे लगा कि जो खरीदने वाले की उलझन है वो ये है कि उनको अपने मन लायक चीजें नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो नहीं खरीदना चाहती। तो अगर मैं पहनने वाले के रूप से देखूं तो मैं वो सुधार अ, वस्त्र में ला सकती हूँ जो पहनने वाले को आकर्षित करेगा। इससे पहनने वाले का मन शायद इसकी ओर बने। और लेकिन अगर पहनने, आपको तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये लाइन ही आपके लिए बिल्कुल नई थी, और जब भी हम किसी नई दिशा में काम करने की सोचते हैं तो जाहिर है कि हाँ जी, एक सोच तो चाहिए ही होती है, लेकिन तैयारी भी चाहिए होती है। तो आपका ये संघर्ष एक उद्यमी के तौर पर भी कैसा रहा? क्योंकि अगर आप खुद एक उद्यमी के तौर पर सफल होंगी तभी आप बुनकरों को भी कमाई का जरिया दे सकती थी। जी। तो एक मैं कहूंगी कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो मेरे मन को बिल्कुल ऐसे छू गया कि मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाई। ऐसा हुआ कि मैं बनारस गई हुई थी और उस दौरान मैं कई वीवर्स से मिलती थी। और इस दौरान मैं एक मास्टर वीवर से मिलने गई थी। और उनके मतलब उनकी लीनियज इतनी पुरानी थी कि वो 7-10 पीढ़ी तक अपनी परिवार की परंपरा पर्शिया तक को मतलब कनेक्ट करके बता पाते थे। और बातों बातों में उन्होंने ऐसी बात कह दी, उन्होंने कहा कि वो मुझे मुरारका जी कहते थे किसी वजह से। और उन्होंने कहा कि मुरारका जी, मेरा तो कोई बात नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बेटे की भी जिंदगी चलो निकल ही जाएगी, पर मेरा एक ही पोता है, आप उनके लिए कोई नौकरी देख दो,
क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके कोई भविष्य है। और मैं नहीं चाहता कि वो 18-19 साल का लड़का है वो आगे जाके ऐसे लाइन में फंसे जहाँ बिल्कुल आमदनी नहीं है। इस बात से मुझे इतनी तकलीफ हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपके परिवार से इतने कारीगर निकले हैं, इतने आर्टिस्ट निकले हैं। तो वो बोले कि आप बताओ इसका आपका क्या सल्यूशन है। तो मैंने ऐसे ही बिना सोचे ये कह दिया कि कोई बात नहीं, आप अपने घर पे 2 लूम मेरे लिए चलाएंगे और उन 2 लूमों से जो भी बनेगा वो वो मेरा है। अच्छा, लेकिन ये तो 2 लूम किसी एक बुनकर को सिर्फ सहारा देने के लिए जी जी शुरू करवाना, ये तो जी वायबल ऑप्शन भी नहीं था ना? बिल्कुल नहीं था। वो तो कमिटमेंट देने के बाद समझ आया कि ये बिल्कुल वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 लूम से काफी चीजें बन जाएंगी, एक जैसी चीजें बनेंगी, और मैं अकेली उनका उपयोग करूंगी कैसे। मगर वचन दे दिया था तो अब उसका कुछ न कुछ सल्यूशन भी निकालना था। तो मैंने सोचा कि इसको मतलब ये वचन को निभाना भी है और आगे कुछ करने की कोशिश भी करनी है। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं एक एग्जीबिशन के लिए अपने आप को तैयार करूंगी, जिसमें अंदाजन 100 साड़ियों का मैं प्रदर्शनी करूंगी, और आगे ईश्वर ने चाहा तो इसका अपने आप ही रास्ता निकल आएगा। और अगर लोग इन साड़ियों को नहीं खरीदेंगे तो मेरे पास शायद पूरे देश का सबसे सुंदर साड़ियों का वार्डरोब होगा। मगर ये सोचकर मैंने ये पहल चालू की। तो ये करीब बताइए हमें स्मृति जी कि आपकी पहली प्रदर्शनी कब लगी? क्योंकि एक प्रदर्शनी लगाना भी एक बड़ा मिशन होता है, काफी काम हाँ तो जी। करना होता है, लेकिन आप तो एक डिजाइनर के तौर पर पहली प्रदर्शनी लगा रही थी, तो ये कब लगी और इसका अनुभव क्या रहा? तो मेरी पहली प्रदर्शनी जनवरी 1998 में मैंने लगाया, और उसमें मैंने मेरे पास इतने फंड्स मैं नहीं इसमें डालना चाहती थी कि मैं कोई बड़े हॉल में जाकर प्रदर्शनी करूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जो डिजाइनिंग एबिलिटीज हैं वो किसी को राज आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैंने जान पहचान के लोगों को और जान पहचान के लोगों को अपने घर आमंत्रित किया, उनको एक कप कॉफी पीने के लिए बुलाया अच्छा। और कहा कि आप आए, और बनारस में जो पॉसिबल है, जो आज के दिन बन सकता है, वो चीजों को आप मेरे साथ देखें। और वो एग्जीबिशन लोग आए क्यूरियोसिटी से कि कौन, मतलब 30-32-35 साल की लड़की कौन हैंडलूम में इस तरह से अपने आप को जोड़ना चाह रही है। बिल्कुल। तो लोग क्यूरियोसिटी से आए, मुझे नहीं लगता कि वो खरीदने के मन से आए थे। वो कॉफी पीने और क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने आए थे। मगर उस एग्जीबिशन में 100 में से करीब 70 साड़ियां बिकी। अच्छा। और उसके बाद इतने फोन आने लग गए कि मुझे और चाहिए, मैं कब आ सकती हूँ, वगैरह वगैरह। तब मुझे लगा कि ये कुछ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन स्मृति जी, यहाँ तब कहा जा सकता है कि जो पहल आपने की पहली प्रदर्शनी से ही वो सफल हो गई, लेकिन जी इसके आगे देखें तो लगभग 2.5 दशक का सफर रहा है अभी तक आपका कि आप इन बुनकरों के साथ जुड़ी हुई हैं, एक जी ब्रांड तैयार किया है आपने। इस जी 2.5 दशक के सफर में क्या कुछ चैलेंजेस भी आए आपके सामने? क्योंकि सामान बनवाना और उसको एक बड़ा बाजार तक उपलब्ध कराना, ये इन बुनकरों के जी लिए बहुत जरूरी है। जी। तो ये प्रॉब्लम टू फोल्ड थी। एक तरफ तो बुनकर ऐसा हो गया था कि वो निराश था, हताश था, और अपने आप को मोटिवेटेड नहीं महसूस कर रहा था। इसलिए वो जो लीक मतलब जो बनता आ रहा था वो ही बनाने के लिए राजी था।
उससे ज़्यादा कुछ मेहनत करने को कहें तो उनमें एक तरह की रेजिस्टेंस आपको दिखती थी। दूसरी तरफ जो बायर थे, जो खरीदार थे, वो नई नई जो डिजाइनर कपड़े अब मार्केट में मिलने लगे थे लेट 80s और 90s में। जितने बड़े इंडियन डिजाइनर्स आज के दिन भी आप जिनका नाम सुनते हैं, उनका सबका शुरुआत उसी समय हुआ था। तो लोग जो अब एम्ब्रॉयडरी को बड़े मान सम्मान से खरीद रहे थे, उनको वापस वीव की तरह आकर्षित करना बहुत मुश्किल था। तो ये दोनों ही पहलू मेरे बड़े कठिन थे, मगर क्योंकि मैं ये कपड़ों को शौक से पहनती थी, मुझे, और मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही भी हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, आर्ट से मेरा पुराना संबंध था। तो मैंने ये रियलाइज किया कि डिजाइनिंग में कुछ तो त्रुटियां ऐसी आ गई थी, लुक एंड फिनिश में ऐसी बातें आ गई थी जो इन चीजों को उतना जो उनका रुतबा होना चाहिए उससे कुछ कम हो गया था। तो मैंने ये सब करेक्शंस अपनी डिजाइन में लाने के लिए पहल की, और उसी दौरान यही जो मास्टर वीवर जिनके कारण मैंने ये बेड़ा उठाया था, उनका एक और कहना मैं आज वापस आपको दोहराना चाहूंगी। तो जब मैं वो 2 लूमों के लिए डिजाइन करने लगी, तो पहले तो मुझे आती नहीं थी कोई भी डिजाइनिंग, तो मैं बहुत सिंपल डिजाइनें उनको ड्रॉ करके देने लगी। तो उन्होंने पलट के मुझे कहा कि दीदी, आपको अंगोछा बनाना हो तो आस पड़ोस में चले जाइए, जेवर बनाना है तो यहाँ आइए। क्या बात है। तो उनके ये कहने से ये भी एकदम स्पष्ट हो गया कि बनारस में जेवर ही बनने चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप को सच्चे जरी से पूरी तरह जोड़ लिया कि हर साड़ी जो मैं बनाऊंगी वो सच्चे जरी की ही बनेगी। इस तरह से सच्चे जरी की इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि ये भी कोई मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री तो है नहीं। ये भी पिता अपने पुत्र को और दादा अपने बेटे को और या पोते को सिखाता है, वो ही परंपरा है। और अगर कोई सच्ची जरी की साड़ियां ही नहीं बनाना चाहेगा तो दादा अपने पोते को ये सब क्यों सीख देगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये एक परंपरा है जिसे आगे तक लेकर जाना है, और इसलिए ये आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। स्मृति जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें, ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं उद्यमी स्मृति मुरारका। स्मृति जी, आप जो भी काम कर रही हैं बनारस के बुनकरों के लिए, और जिनके लिए आपने एक ब्रांड शुरू किया, बनारसी परंपराओं को सहेजने का काम शुरू किया, जाहिर है कि कोई भी सफर अकेले तो तय होता नहीं है, साथ ही साथ जुड़ते जाएं तो सफर आसान हो जाता है। आपके इस सफर में आपका सबसे ज्यादा साथ किन लोगों ने दिया कि आज आप इस मुकाम पर हैं? देखिए, सबसे ज्यादा साथ एक तरफ से तो बुनकरों ने दिया, जो धीरे धीरे मेरी जिद को मानने लगे, जो अपने वीव्स को
मेरे कहने पर और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीव्स को कपड़े पे उतारने लगे। इनफैक्ट मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं अपने बुनकरों के साथ बैठकर डिजाइनिंग कर रही थी, तो उनके घर का एक युवा उसी समय हमारे काम में जुड़ा था, और वो डिजाइन को समझते समझते अपने चाचा से कह रहा था कि ये तो नासा का रिसर्च सेंटर है, क्या बात। इसमें मतलब जितना हमारे समझ में आता है उससे ज्यादा कुछ दीदी बोल के चली जाती है, और वो भी करना पड़ता है। खैर वो दौर और था जब सब ये वीवर्स बहुत रेजिस्ट करते थे और मुझे मनाने की कोशिश करते थे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन पाएगा। अब वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अगर मैंने कुछ सिंपल चीज कह दी तो वो मेरी तरफ ताकने लगते हैं कि बस इतना ही। जी तो स्मृति जी, लेकिन यहाँ पर एक और समस्या के बारे में भी आपका विचार जानना चाहूंगी, क्योंकि हैंडलूम और पावर लूम के बीच की एक टसल है जो इस इंडस्ट्री से जुड़ गई है। आप भी उससे दो चार हुई होंगी। जी जी, तो देखिए पावरलूम कोई नई चीज नहीं है, सदियों से मतलब बहुत सालों से पावरलूम का इस्तेमाल हो रहा है, मगर ये बहुत डिस्टिंक्ट दो परंपराएं साथ में चलती आई हैं। पावरलूम पे जो बनता है वो लोग पावरलूम कह के बेचते थे, और जो हैंडलूम पे बनता है उसको बड़े मान सम्मान से लोग हैंडलूम कहकर बेचते भी थे और खरीदते भी थे। अब दौर जो ऐसा आया है कि लोगों को हर चीज इंस्टेंटली चाहिए और ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इस काम के लिए हैंडलूम इज नॉट द राइट मीडियम, बिकॉज हैंडलूम बड़े अर्जे से समय लगाकर बड़े प्रेम से जो चीज बनाई जाए वो ही हैंडलूम पे बन सकती है। देखिए इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफी की अपनी जगह है और रहनी भी चाहिए, मगर अच्छे से बने हुए खाने का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। तो जहां आप हमेशा कॉस्ट कॉन्शियस होंगे या क्वांटिटी वॉल्यूम कॉन्शियस होंगे जी। और उसी हिसाब से अगर आप पावरलूम और हैंडलूम को कंपेयर करेंगे तो ये कोई फेयर कंपैरिजन तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सही नहीं होगा एक तरीके से। लेकिन जी कोरोना काल की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना का वक्त वो वक्त रहा जब सबको बहुत प्रॉब्लम हुई, खास तौर पर जो हमारे बुनकर हैं, जो हथकरघा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी समस्याएं हुई, सभी को समस्याएं हुई। ऐसे में आपने कैसे अपने बुनकरों का साथ दिया? देखिए ये काल तो कभी न अकल्पनीय काल था हम लोगों के लिए, क्योंकि ना ही मतलब इनको न रोजगार मिल पाया है और ना ही हम लोगों को मार्केट मिल पाया है, क्योंकि डिमांड भी इन सब चीज़ों का बहुत कम हो गया है। तो इस दौरान तो हम लोगों ने यही कोशिश की कि बुनकर स्वस्थ रहे और उनको कोई खाने पीने की या पहनने ओढ़ने की तकलीफ ना हो। मगर अब दिवाली के आसपास मैंने अपने लूम्स को फिर से चालू किया है। अच्छा। पूरा फुल थ्रॉटल तो नहीं चालू कर पाई हूँ अभी, क्योंकि डिमांड पूरा नहीं है। लोग सामने आके खरीदारी नहीं कर रहे हैं उस उमंग से अभी फिलहाल। और ऐसे स्थिति में अगर स्टॉक बहुत ज्यादा आप बना के रखें तो वो पड़ा पड़ा सा पुराना सा लगने लग जाता है अगर उसकी बिक्री टाइम से नहीं हो पाई तो मैं तो यही उम्मीद में हूँ और यही आग्रह करूंगी लोगों को कि अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में कोई भी आर्ट और क्राफ्ट आगे बढ़े और जैसा उसका मान है वैसा उसको मिले, तो आपकी जरूरत से ज्यादा बड़ी शायद उनकी जरूरत है। तो बिल्कुल, ये जब बात मौका समझना मिले, बहुत ज़रूरी है सबके लिए स्मृति जी। लेकिन एक और सवाल आपसे, आपके परिवार को लेकर। कोई भी महिला कुछ भी तब हासिल कर पाती है जब परिवार साथ देता है। आपके परिवार ने भी आपका साथ दिया आपके इस मुहिम में, क्योंकि आप मुंबई में रहती हैं और बनारस के बुनकरों के साथ काम करती हैं। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। जी नहीं, मेरे परिवार ने पूरे मन से
हर तरह से मेरा साथ दिया। और मैं इस मकाम पे डेफिनेटली नहीं पहुंच पाती अगर उनका हर पग पग पे मुझे साथ नहीं मिला होता। बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी माँ, मेरे परिवार वाले सब लोग बहुत आगे आके मेरा हौसला अफजाई करते रहे हैं और आशा है आगे भी इसी तरह उनका साथ बना रहेगा। बिल्कुल। और चलते चलते आखिर में आप देशवासियों से भी क्या कहना चाहेंगी, दर्शकों से भी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इन परंपराओं को सहेजने में सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जी, देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों की जिंदगी में इस आपातकालीन समय पे ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो अपने आप को संभालने में जुटे हुए हैं, उनसे तो मैं कोई भी आग्रह नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। मगर जिन लोगों को ईश्वर ने इससे ज्यादा कंफर्ट दिए हैं, जो काफी हद तक अपने आप को ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगी कि आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ थोड़ी दया दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि कोई भी आर्ट और क्राफ्ट को पनपने के लिए समृद्ध लोगों की और समाज की जरूरत होती है। आइसोलेशन में ये नहीं पनप सकता। और ये ऐसी परंपरा है जो बाप दादाओं से नीचे पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है, ये किताबों में नहीं लिखी जाती। तो अगर आप इस पीढ़ी को आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो चांसेस है कि ये इस पीढ़ी को अगले पीढ़ी को सिखाने में कुछ चूक हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर कोई इस बात को समझे और अपने स्तर पर अपना योगदान दे। लेकिन स्मृति जी, आप जो काम कर रही हैं, उम्मीद करते हैं कि संकट का वक्त भी जल्द ही खत्म होगा और आप जो काम कर रही हैं उसे और रफ्तार से आप आगे बढ़ा पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके क्या सुझाव हैं, क्या विचार है, क्या सोच है, हमारे साथ जरूर साझा करिए। खासतौर पर इस तेजस्विनी के संस्करण को लेकर अगर आपके मन में भी कोई एहसास जागृत हुए हैं तो हमारे साथ जरूर साझा करिए हमारे ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।